क्या देश हमारे जिन महापुरुषों ने आजादी दिलाई, क्या उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हमारा भी कोई कर्तव्य है कि नहीं है? हमारा भी कोई राष्ट्रीय चरित्र है कि नहीं है? उस पर हमने गंभीरता से सोचने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, कोई मुझे बताए कि हम जो भी कर रहे हैं, दिन भर शाम को कभी अपने आप को पूछा कि मेरे इस काम के कारण मेरे देश के गरीब से गरीब का भला हुआ कि नहीं हुआ? मेरे देश के हितों की रक्षा हुई कि नहीं हुई? मेरे देश के कल्याण के काम में आया कि नहीं आया? क्या 125 करोड़ देशवासियों का मंत्र नहीं होना चाहिए कि जीवन का हर कदम देश हित में होगा? दुर्भाग्य कैसा है, आज देश का एक ऐसा माहौल बना हुआ है, किसी से कोई भी काम लेकर के जाओ तो कहता है इसमें मेरा क्या, वहीं से शुरू करता है, इसमें मेरा क्या। और जब उसको पता चलेगा कि इसमें उसका कुछ नहीं है तो तुरंत बोलता है तो फिर मुझे क्या। ये मेरा क्या और मुझे क्या, इस दायरे से हमें बाहर आना है। हर चीज अपने लिए नहीं होती है, कुछ चीजें देश के लिए भी हुआ करती है। और इसलिए हमारे राष्ट्रीय चरित्र को हमने निखारना है। मेरा क्या, मुझे क्या, उससे ऊपर उठ करके देश हित के हर काम के लिए मैं आया हूं, मैं आगे हूं, ये भाव हमें जगाना है। भाइयों बहनों, आज जब हम बलात्कार की घटनाओं की खबरें सुनते हैं, हमारा माथा शर्म से झुक जाता है। लोग अलग अलग तर्क देते हैं, हर कोई मनोवैज्ञानिक बनकर के अपने बयान देता है, लेकिन भाइयों बहनों, मैं आज इस मंच से मैं उन माताओं और उनके पिताओं से पूछना चाहता हूं, हर मां बाप से पूछना चाहता हूं कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, मां और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहां जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल मां बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी मां बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है, उसके भी तो कोई न कोई मां बाप है। क्या मां बाप के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? अगर हाँ मां बाप तय करें तो हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं, कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही, उसे कभी पूछो तो सही। भाइयों बहनों, कानून अपना काम करेगा, कठोरता से करेगा, लेकिन समाज के नाते भी, हर मां बाप के नाते हमारा दायित्व है। कोई मुझे कहे ये जो बंदूक कंधे पर उठा करके निर्दोषों के मौत के घाट उतारने वाले लोग, कोई माओवादी होंगे, कोई आतंकवादी होंगे, वो किसी न किसी के तो बेटे हैं। मैं उन मां बाप से पूछना चाहता हूं, क्या आपके बेटे से कभी इस रास्ते पर जाने से पहले पूछा था कभी आपने? हर मां बाप जिम्मेवारी ले। इस गलत रास्ते पर ले गया हुआ आपका बेटा निर्दोषों की जान लेने के पर उतारू है। न वो अपना भला कर पा रहा है, न अपने परिवार का भला कर पा रहा है, और न ही देश का भला कर पा रहा है। और मैं हिंसा के रास्ते पर गए हुए उन नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप जो भी आज हैं, कुछ न कुछ तो भारत माता ने आपको दिया है, तब पहुंचे हैं।
आप जो भी हैं, आपके मां बाप ने आपको कुछ तो दिया है, तब है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कंधे पर बंदूक लेकर के आप धरती को लाल तो कर सकते हो, लेकिन कभी सोचो अगर कंधे पर हल होगा तो हरियाली धरती कितनी प्यारी लगेगी, कितनी प्यारी लगेगी। कब तक हम इस धरती को लहूलुहान करते रहेंगे? कब तक हम निर्दोषों की जान लेते रहेंगे? और हमने पाया क्या? हिंसा के रास्ते ने हमें कुछ नहीं दिया है। भाइयों बहनों, मैं पिछले दिनों नेपाल गया था। नेपाल में मैंने सार्वजनिक रूप से पूरे विश्व के आकर्षण करने वाली एक बात कही थी। एक जमाना था सम्राट अशोक जिसने युद्ध का रास्ता लिया था, लेकिन हिंसा को देख करके युद्ध छोड़ बुद्ध के रास्ते पर चले गए थे। मैं देख रहा हूं कि नेपाल में कोई एक समय था जब नौजवान रास्ते हिंसा के चल पड़े थे, लेकिन आज वही नौजवान संविधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हीं के साथ जुड़े लोग संविधान के निर्माण में लगे हैं। और मैंने कहा था, शस्त्र छोड़ करके शास्त्र के रास्ते पर चलने का अगर नेपाल एक उत्तम उदाहरण देता है, तो विश्व के हिंसा के रास्ते पर गए हुए नौजवानों को वापिस आने की प्रेरणा दे सकता है। भाइयों बहनों, बुद्ध की भूमि नेपाल अगर संदेश दे सकती है, तो क्या भारत की भूमि दुनिया को संदेश नहीं दे सकती है? और इसलिए समय की मांग है, हम हिंसा का रास्ता छोड़े, भाईचारे के रास्ते पर चले। भाइयों बहनों, सदियों से किसी न किसी कारणवश सांप्रदायिक तनाव से हम गुजर रहे हैं। देश विभाजन तक हम पहुंच गए। आजादी के बाद भी कभी जातिवाद का जहर, कभी सांप्रदायवाद का जहर, ये पापाचार कब तक चलेगा? किसका भला होता है? बहुत लड़ लिया, बहुत लोगों को काट लिया, बहुत लोगों को मार दिया। भाइयों बहनों, एक बार पीछे मुड़ करके देखिए, किसी ने कुछ नहीं पाया है सिवाय भारत मां के अंगों पर दाग लगाने के सिवा हमने कुछ नहीं किया है। और इसलिए मैं देश के उन लोगों से आह्वान करता हूं, जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जहर हो, प्रांतवाद का जहर हो, ऊंच नीच का भाव हो, ये देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है। एक बार मन में तय करो, 10 साल के लिए मॉरिटोरियम तय करो। 10 साल तक इन सारे तनावों से हम मुक्त समाज की ओर जाना चाहते हैं। और आप देखिए, शांति, एकता, सद्भावना, भाईचारा हमें आगे बढ़ने में कितनी ताकत देते। एक बार देखो मेरे देशवासियों, मेरे शब्द पे भरोसा कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब तक किए हुए पापों को, उस रास्ते को छोड़ें, सद्भावना, भाईचारे का रास्ता अपनाएं और हम देश को आगे ले जाने का संकल्प करें। मुझे विश्वास है कि हम इसको कर सकते हैं। भाइयों बहनों, जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, हमें आधुनिकता की एक मन में भाव जगता है और हम करते क्या है? क्या कभी सोचा है आज हमारे देश में सेक्स रेशियो का क्या हाल है? 1000 लड़कों के सामने 940 बेटियां पैदा होती हैं। ये समाज में असंतुलन कौन पैदा कर रहा है? ईश्वर तो नहीं कर रहा है। मैं उन डॉक्टरों से अनुरोध करना चाहता हूं, आपकी तिजोरी भरने के लिए किसी मां के गर्भ में पल रही बेटी को मत मारिए। मैं उन माताओं बहनों को कहता हूं कि आप बेटे की आश में बेटियों को बलि मत चढ़ाइए।
कभी कभी मां बाप को लगता है बेटा होगा तो बुढ़ापे में काम आएगा। मैं समाज जीवन में काम करने वाला इंसान हूं। मैंने ऐसे परिवार देखे हैं, 5 बेटे हो, 5 के 5 बंगले हो, घर में 10-10 गाड़ियां हो, लेकिन बूढ़ा मां बाप ओल्ड एज होम में रहते हैं, वृद्धाश्रम में रहते हैं। ऐसे परिवार मैंने देखे और ऐसे परिवार भी देखे हैं जहां अकेली बेटी हो, संतान के रूप में वो बेटी अपने सपनों को बलि चढ़ाती है, शादी नहीं करती और बूढ़े मां बाप की सेवा के लिए अपने जीवन को खपा देती है। यह असमानता मां के गर्भ में बेटियों की हत्या, ये 21वीं सदी के मानव का मन कितना कलुषित, कलंकित, कितना दाग भरा है, उसका प्रदर्शन कर रहा है। इससे हमें मुक्ति लेनी होगी और यही तो आजादी के पर्व का हमारे लिए संदेश है। अभी राष्ट्रमंडल के खेल हुए, भारत के खिलाड़ियों ने भारत को गौरव दिलाया है। करीब 69 जीतने, 64 जीतने हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आए हैं, लेकिन उसमें 29 बेटियां हैं। गर्व करें और ताली बजाइए उन बेटियों के लिए। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का भी योगदान है। हम इसको स्वीकार करें और उसे भी कंधे से कंधा मिला करके हम साथ लेके चले, तो जो समाज जीवन में बुराई आई है, उन बुराइयों से हम मुक्ति पा सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, एक सामाजिक चरित्र के नाते, एक राष्ट्रीय चरित्र के नाते हमें उस दिशा में जाना है। भाइयों बहनों, देश को आगे बढ़ाना है तो विकास एक ही रास्ता है, सुशासन एक ही रास्ता है। देश को आगे ले जाने के लिए यही 2 पटरी हैं जो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, उसी को लेकर के आगे चल सकते हैं और उसी को लेकर के चलने का इरादा लेकर के हम चलना चाहते हैं। मैं जब गुड गवर्नेंस की बात करता हूं तब आप मुझे बताइए, कोई प्राइवेट में नौकरी करता है, उसको पूछोगे तो कहता है मैं जॉब करता हूं, लेकिन जो सरकार में नौकरी करता है उसको पूछोगे तो वो कहता है मैं सर्विस करता हूं। दोनों कमाते हैं, लेकिन एक के लिए जॉब है, एक के लिए सर्विस है। मैं सरकारी सेवा में लगे सभी भाइयों बहनों से प्रश्न पूछता हूं, क्या कहीं ये सर्विस शब्द उसने अपनी ताकत खो तो नहीं दी है, अपनी पहचान खो तो नहीं दी है? सरकारी सेवा में जुड़े हुए लोग जॉब नहीं कर रहे, सेवा कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। और इसलिए इस भाव को पुनर्जीवित करना, एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में इसको हमें आगे ले जाना, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। भाइयों बहनों, क्या देश के नागरिकों ने राष्ट्र के कल्याण के लिए कदम उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए? आप कल्पना कीजिए, 125 आ जाएगा। लोकतंत्र ये सिर्फ सरकारों चुनने का सीमित मायना नहीं है। लोकतंत्र 125 करोड़ नागरिक और सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के देश की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए काम करे, ये लोकतंत्र का फायदा है। हमें जनभागीदारी करनी है, पीपल्स प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमें जनता को जोड़ करके आगे बढ़ना है और उस जोड़ने के आगे बढ़ने के लिए आप मुझे बताइए, आज हमारा किसान आत्महत्या क्यों करता है? साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं सकता है, मर जाता है। बेटी की शादी है, गरीब आदमी साहूकार से कर्ज लेता है, कर्ज दे नहीं पाता, जीवन भर मुसीबतों से गुजारता है। उन मेरे गरीब परिवारों की रक्षा कौन करेगा?
भाइयों बहनों, इस आजादी के पर्व पर मैं एक योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। भाइयों बहनों, यह देश नौजवानों का देश है। 65% देश की जनसंख्या 35 से कम आयु की है। हमारा देश विश्व का सबसे ऊंचा नौजवान देश है। क्या हमने कभी इसका फायदा उठाने के लिए सोचा है? आज दुनिया को स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। आज भारत को भी स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत है। कभी कभार हम अच्छा ड्राइवर ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। प्लम्बर ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। अच्छा कुक चाहिए, नहीं मिलता है। नौजवान है, बेरोजगार है, लेकिन हमें चाहिए वैसा नौजवान मिलता नहीं है। देश को विकास के लिए और आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है। और स्किल इंडिया हिंदुस्तान के कोटि कोटि नौजवानों को स्किल हुनर सीखें, उसके लिए पूरे देश में जान और घिसी पिटी व्यवस्थाओं से नहीं, उनको वो स्किल मिले जो उन्हें आधुनिक भारत बनाने में काम आए। वो दुनिया के किसी भी देश में जाएं तो उनके हुनर की सराहना हो। और हम 2 प्रकार के विकास को लेकर के चलना चाहते हैं। हम ऐसे नौजवानों को भी तैयार करना चाहता हूं जो जॉब क्रिएटर हो, और जो जॉब क्रिएट करने का सामर्थ्य नहीं रखते, संजोग नहीं है, वे विश्व के किसी भी कोने में जाकर के आंख में आंख मिला करके अपने बाहुबल के द्वारा, अपने उंगलियों के हुनर के द्वारा, अपने कौशल्य के द्वारा विश्व का हृदय जीत सके। ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं।